हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम टीपीए की 81 सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे के पहले के सारे जो सेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। तो आइए देखते हैं 81 टीपीए का क्या बात करता है। तो पहली बात तो ये कि जो 81 है इसको हम अगर 56 के साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यदि आपने 56 नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। यदि आप उसे देख लेंगे तो आपको ये ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा। फिर भी इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रतिभूतियों का क्रमबंध यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक करता है। इसमें क्या की गई है कि एक स्वामी है और दो बंधक संपत्ति हैं। ठीक है, जैसे एक स्वामी है, दो बंधक संपत्ति का ए, बी और सी। बी और सी नामक दो संपत्तियों का कौन स्वामी है? ए स्वामी है। फिर यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है। मतलब क्या करता है कि यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी, ये ए जो है दो संपत्तियों का स्वामी हो गया, उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है। ठीक है, फिर उस संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रखता है। मतलब इसने क्या किया है कि ये जो इसके पास जो बी और सी नामक संपत्ति है तो इसने किसके पास रख दिया है? डी के पास बंधक कर दिया है। फिर ये क्या करता है, इसमें यदि इसको पैसे की फिर भी कमी लगती है तो क्या करता है कि फिर इसमें से ये जो बी नामक संपत्ति इसको फिर से किसके पास बंधक रखता है? ई के पास रखता है बंधक। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। एक स्वामी है, दो उसकी संपत्ति होती है, वह उस संपत्ति को किसी एक व्यक्ति के पास बंधक करता है जो डी है। ठीक है, फिर क्या बात होती है कि ये जो दो संपत्ति थी उनको एक व्यक्ति के पास मतलब डी के पास बंधक किया गया है। उनमें से फिर एक संपत्ति जो बी है, इस संपत्ति को फिर से क्या करता है? किसी ई को बंधक करता है। तो क्या होता है इसमें? वही बंधक करता है। तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में पार्षिक बंधकदार इस बात का हकदार है कि वह पूर्विक बंधकदार को ऋण बंधक ना की गई संपत्तियों में से वहां तक तुष्ट करवाए जहां तक उससे उसकी तुष्टि हो सकती है, किंतु ऐसे नहीं कि पूर्विक बंधकदार के किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के जिनसे उस संपत्तियों में से किसी एक संपत्ति की किसी कोई हित प्रतिफलन अर्जित किया है अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब ये बात ये की गई है कि जो ई है ये बाद में आया है, ये पार्षिक बंधकदार है, और जो डी है ये पहले पूर्विक बंधकदार है। तो ये ई है, ये ई डी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। अब अगर ये दोनों संपत्ति बिकती हैं, ये पैसा नहीं चुका पाता और ये दो बी और सी नामक संपत्ति बिकती हैं, तो पहला हक किसका होगा? उस पैसे पर हक क्या होगा? तो जो ई है वो ई अपेक्षा कर सकता है, ये बंधकदार का अधिकार होता है एक तरीके से। वो अपेक्षा कर सकता है किससे? डी से कह सकता है कि आप ये जो दो संपत्ति हैं, बी और सी नामक संपत्ति हैं, आप ऐसा कीजिए कि आप जो बी संपत्ति है मुझे दी गई है, जो बी संपत्ति का मुझे बंधक किया गया है, इसका आप बाद में इसे आप बाद में लीजिएगा। पहले आप सी बंधक संपत्ति में से अपनी तुष्टि करा लीजिए। मतलब ये है कि यदि ए नामक व्यक्ति, जैसे एक स्वामी होता है, वो अपनी दो संपत्ति को किसी एक व्यक्ति के पास मतलब डी के पास उसने बंधक किया है। फिर देखते हैं, डी के पास बंधक किया है, फिर उन्हीं दो संपत्तियों में से किसी अन्य को मतलब ई को बंधक किया है। मतलब बी वाली संपत्ति को किसी अन्य को ई को क्या किया है? उसने बंधक किया है। तो किसके क्या राइट होंगे? तो पहला राइट किसका होगा? डी का होगा। यहाँ पर यही बात की गई है कि डी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी को पर ये ई बस ये अपेक्षा कर सकता है डी से। वहाँ पर 56 में हमने ये देखा था कि ई जो पार्षिक बंधकदार रहता है वह पूर्विक बंधकदार से यह अपेक्षा कर सकता है कि आप उन संपत्तियों का विक्रय करा लीजिए जो मेरे पास बंधक नहीं की गई हैं। यदि फिर भी आपका उन संपत्ति से पूरा पैसा वसूल नहीं होता है, फिर आप मेरी संपत्ति का विक्रय कराइए। ये एक अपेक्षा कर सकता है, ये एक तरीके का बंधकदार का अधिकार होता है। तो वहाँ पर विक्रय के लिए कहता है क्रमबंधन, जो पार्षिक बंधकदार है वह पूर्विक बंधकदार से विक्रय के लिए कहता है कि यदि आप जो मुझे बंधक नहीं की गई है संपत्ति उसका आप पहले विक्रय करा लीजिए। यदि उसमें से आपका पूरा पैसा वसूल हो जाता है तो मुझे जो दी गई है संपत्ति इस पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, मतलब मुझे भी मेरी संपत्ति मिल जाए, आपका भी वसूल ना हो जाए।
तो यदि उसमें से आपका वसूल पूरा नहीं होता है तो आप फिर मेरे से वसूल लीजिएगा जो मुझे संपत्ति बंधक की गई है। वही बात यहाँ करता है, ई कहता है डी से, अपेक्षा करता है कि आप पहले जो सी नामक संपत्ति है जो मुझे बंधक नहीं की गई है, इस संपत्ति को बंधक करके अपना जितना पैसा है उतना उगा लीजिए, उतना अर्न कर लीजिए। यदि आपको फिर कमी पड़ती है तो फिर आप मेरी इस संपत्ति को भी ले सकते हैं। और ये जो लास्ट वाली लाइन है इसमें यही लिखा गया है कि इसके अधिकारों पर, डी के अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब डी दूसरी वाली संपत्ति से पैसे पहले वसूल ले तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे बी वाली संपत्ति से वसूलने का हकदार नहीं होगा। यदि इससे उसका पूरा वसूल नहीं हो पाता है तो वह इस संपत्ति से भी वसूल सकता है जो वह संपत्ति किसी और अन्य व्यक्ति को बंधक की गई थी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई कमी लगती है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।